नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी का नाम है बदबू। और ये बदबू कहानी इस चीज पे आधारित है कि गरीब मजदूर, लेबर वर्ग जो चमड़े उद्योग में, जो गंदे नालों में घुस करके सफाई करते हैं, जो कबाड़ खाली प्लाटों से उठाते हैं, उन सभी लोगों पर आधारित। कैसे इस गंदी जगह पे वे अपना काम करते हैं, जहां पर एक सामान्य व्यक्ति को कुछ पल रुकना जो है उसके बस के बाहर है। हाँ, तो तब होती है जब उन्हें इस बदबू का एहसास होना बंद हो जाता है। वे पूर्णतया इस काम में रम जाते हैं, और बल्कि दूसरे किसी को जब देखते हैं ये प्रतिक्रिया करते हुए, तो उन्हें हंसी आती है। ये कहानी आपको बहुत ही रोमांचकारी लगेगी। और मेरे चैनल को भाई सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो चलिए, ऐसी ही कहानी और अगर सुननी है आपको तो बिल्कुल सब्सक्राइब करिए। स्टार्ट करते हैं कहानी। एक साथी ने उसकी परेशानी का कारण भाप लिया था। ऐसे नहीं उतरेगा मास्टर, आओ तेल में धो लो, कहकर उस साथी ने उसे अपने साथ चलने का संकेत किया। घटिया किस्म के केरोसिन के तेल में कोहनी कोहनी हाथ डुबोकर दोनों ने अपने अपने हाथों को मला। अब हथेलियां और बाहों में लिपटी सारी चिकनी कालिक धुल गई थी, परंतु उसे लगा जैसे दोनों बाहों में अदृश्य चींटियां रेंग रही हैं। केरोसिन की गंध के कारण जी मिचला उठा। इस भीज और गंध से मुक्ति पाने के लिए वह नल की ओर चल दिया। अंतिम सायरन बज चुका था। पानी के प्रत्येक नल पर बीसियों कामगार घिरे हुए थे। कुछ लोग हाथों में साबुन मल रहे थे। तेज साबुन मल चुकने पर हाथों को पानी से धोने के लिए अपनी प्रतीक्षा कर रहे थे या प्रतीक्षा कर रहे थे। उसे देखकर सबने अजनबी निगाहों सभी अजनबी निगाहें उसकी ओर गईं। एक दो मजदूर ने अपना अच्छा दिखाने के लिए अपनी बारी आने से पहले ही उसे पानी लेने के लिए आगे बढ़ा दिया। थोड़ा संकोच के बाद उसने भी आगे बढ़कर पानी लिया, और यह संकोच स्वाभाविक था क्योंकि आज उसका पहला ही दिन था। ये बात हो रही एक मजदूर की जो आज पहले दिन पे काम करने के लिए आया हुआ है। उसने साबुन लिया और हाथ को धुला, परंतु उसे पानी लेते देख कर किसी ने आपत्ति नहीं की। उसने एक बार हाथ धो लिया, उसके बाद हाथों को नाक तक ले जाकर सूंघा। मिट्टी के तेल की खुशबू वैसी ही आ रही थी। दोबारा साबुन से हाथ धो लेने पर भी उसे वैसी ही गंध आ रही थी। ये बार बार धुलने, जेब से साबुन निकालता, धुलता और हाथ सूंघता, उसे वैसी ही बदबू आ रही थी। घासी रस लेकर एक किस्सा सुनाने लगा, और सारा समूह अपनी व्यस्तता भूलकर उसकी बात सुनता रहा। घासी एक लेबर है जो बाकी लोग जब तक नंबर आए तब तक एक किस्सा सुनाने लगा, तो बाकी लेबर जो है, मजदूर है, उसकी किस्से सुनने लगे उसके लिए। एक किस्सा है, गांव के मेहतर की लौंडिया थी। उसकी शादी हुई शहर में। जैसा तुम जानते हो, गांव के मेहतरों को तो कभी गंदा गंदा उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। नई नई शहर में गई तो दिन रात नाक पकड़े अपने खसम से कहा करे, बदबू आती है, बदबू आती है। बेचारा क्या कहता। उसके चक्कर में काम तो छोड़नी, शहर तो छोड़ के जा नहीं सकता था। धीरे धीरे लौंडिया भी काम पर जाने लगी, और कई महीने के बाद मेहतर की सास उसको देखने आई। रास्ते में ही अपनी लड़की से भेंट हो गई। लाड माँ ने लाड से बेटी को गले मिला और फिर नाक पर आंचल रख लिया। बेटी ने पूछा, ए अम्मा, नाक मुंह क्यों बंद कर लिया? माँ बोली, बेटी, बदबू आती है। बेटी अचंभे से बोली, कैसी बदबू? मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम देती। नल के इर्द गिर्द घिरे हुए सभी कामगार के थके उदास चेहरों पर भी उसकी बातें सुन के हंसी खिल गई। मतलब ये कहानी उसने सुनाई, ये सब लोग हंसी आ गई, क्योंकि ये बात उस लड़के की हो रही थी जो पहले दिन काम पे आया है। घासी ने ही फिर बात को स्पष्ट किया, ये भाई भी अभी हाथ नाक पे ले जाके सूंघ रहे थे, तभी किस्सा याद आया। पहले पहल हम भी ऐसे ही सूंघा करे थे, पर अब तो ससुरा पता ही नहीं लगता। किसी बार तो साबुन नहीं मिलता, ऐसे ही पोंछ पाछ के रोटी खाने बैठ जाते हैं। संकेत उसी ओर था। परिहास के उत्तर में गंभीर हो जाना उसे उचित न लगा। सभी की हंसी में उसने अपना योग भी दे दिया, परंतु घासी की बात पर उसे आश्चर्य हो रहा था। तेल की ऐसी तीखी दुर्गंध को साबुन से छुटाए बिना आदमी भला कैसे चैन से रह सकेगा? इसका उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। कपड़े बदल कर वह लाइन में जा लगा। इकहरी पंक्ति के आरंभ में हेड फोरमैन के साथ एक गोरखा सिपाही खड़ा था। प्रत्येक मजदूर
अपना रोटी का डिब्बा खोल कर उसे दिखाता और फिर दोनों हाथ ऊंचे उठाकर तलाशी देने की मुद्रा में खड़ा हो जाता। गोरखा करचर मजदूर की छाती, कमर और जेबों को टटोलकर आगे बढ़ जाने का संकेत कर देता। जल्दी घर पहुंचने की इच्छा रखने वालों को पंक्ति की धीमी गति के कारण झुंझलाहट हो रही थी। इसी झुंझलाहट के कारण कभी-कभी लोग पंक्ति में अपने से आगे वाले व्यक्ति को ठेल देते। बीच-बीच में मोटा फोरमैन उनकी इस जल्दबाजी का कोई भद्दा अश्लील कारण बताकर हंस देता। उसे फोरमैन का यह व्यवहार अच्छा न लगा, परंतु उसने सुना पंक्ति में से ही कोई कह रहा था, फोरमैन जी भी बड़े रंगीले आदमी हैं। सम्मति प्रकट करने वाला एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था, जो अब भी कृतज्ञतापूर्ण दृष्टि से फोरमैन की ओर देख रहा था, कि जैसे फोरमैन से यह मजाक करके उन पर बड़ी कृपा कर दी हो। उसकी तलाशी देने की बारी आ गई थी। ठिगने सिपाही ने अपनी एड़ी उठाकर बड़ी कठिनाई से उसकी तलाशी ली। सिपाही के इस आयास को देखकर उसका मन हंसने को हुआ, परंतु मन पर अवसाद की धुंध इतनी गहरी छाई थी कि वह हंस न सका। बड़े फाटक से पहले फिर इकहरी पंक्ति बन गई थी, परंतु इस बार पंक्ति के परले सिरे पर खड़ा हुआ सिपाही तलाशी नहीं ले रहा था, वरन वह यह देखने के लिए खड़ा था कि कोई भी व्यक्ति कटघरे में आड़ी गिरी हुई लकड़ी को लांघे बिना न चला जाए। अन्य सभी मजदूरों की भांति वह भी आड़ी गिरी हुई लकड़ी को लांघ कर बाहर चला आया। पीछे मुड़कर उसने फिर एक बार कटघरे की ओर देखा। लोग अब भी एक एक करके कूदते हुए चले आ रहे थे। इस उछल कूद का प्रयोजन वह नहीं समझ पाया। गेट से बाहर निकलकर उसने अनुभव किया कि जैसे वह बंद कोठरी से निकलकर खुली हवा में चला आया हो। क्या आफत बना रखा है, अनायास ही उसके मुंह से निकल गया। अनजान में ही कहे गए ये शब्द चलने वाले एक बुजुर्ग के कानों तक पहुंच गए। उन्होंने धीरे से अपनी राय प्रकट की। नए आए हो लगता है, पहले पहल ऐसा ही लगता है, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। आकाश की ओर उंगली उठाकर उन्होंने बात आगे बढ़ाई। उस नीली छतरी वाले का शुक्र करो कि यहाँ काम मिल गया। अच्छे भले पढ़े लिखे लोग धक्के खाते फिरते हैं। हमारे पड़ोस में एक लड़का जो बुजुर्ग बोल रहा है। बुजुर्ग ने अपने अनुभव की पोटली खोलकर बहुत कुछ बिखेरना चाहते थे, लेकिन उसका मन उनकी बातों में नहीं लगा। कनखियों से उसने उनकी ओर देखा। उस ऊपर वाले के एहसान का बोझ उठाते उठाते ही जैसे उनकी कमर टेढ़ी हो गई हो, वह चाल तेज कर आगे बढ़ गया। रास्ते भर उसके दिमाग में वही सब कुछ घूमता रहा। घासी और उस बुजुर्ग आदमी की बातें याद आने पर वह सोचने लगा, क्या सच ही एक दिन वह भी सब कुछ सहने का आदी हो जाएगा और नीली छतरी वाले के एहसानों का बोझ उसकी कमर को भी वैसे ही झुका देगा जैसे उस बुजुर्ग की झुकी हुई थी। कारखाने में हर जगह बीड़ी का तूफान मचा हुआ था। अबे हद हो गई साला, बुधवा सुलगती बीड़ी निगल गया। निगली नहीं यार, दांत के नीचे दबा रखी थी। हम वहीं खड़े थे भाई साहब ने मुंह खुलवाया, मुंह में नहीं थी। कमाल है, साले को सर्कस में जाना चाहिए। चीफ साहब के आदेश पर सभी मजदूर एक स्थान पर एकत्रित हो गए। साहब के निकट ही बुद्धन सिर झुकाए खड़ा था। उपस्थित समूह को नसीहत देते हुए साहब ने बताया कि किस तरह उन्होंने पीछे से आकर बुद्धन को कारखाने के अंदर बीड़ी पीते हुए पकड़ा और किस चतुराई से उसने बीड़ी मुंह के अंदर ही डालकर गायब कर दी थी। साहब बोले, कारखाने में इतनी कीमती चीजें पड़ी रहती हैं कि किसी भी वक्त आग लग सकती है। एक आदमी की वजह से लाखों रुपए का नुकसान हो सकता है। हम ऐसी गलतियों पर कड़ी से कड़ी सजा दे सकते हैं। बुद्धन को कड़ी चेतावनी के साथ 1 रुपए का दंड देने की साहब ने घोषणा कर दी। तभी भीड़ में से किसी ने ऊंचे स्वर में कहा, साहब आग तो सभी की बीड़ी सिगरेट से लग सकती है। सैकड़ों विस्मित आंखें उस ओर उठ गईं जिधर से आवाज आई थी। साहब कुछ कहे इससे पहले वही व्यक्ति बोला, अफसर साहबान भी तो सारे कारखानों में मुंह में सिगरेट दावे घूमते रहते हैं। भीड़ में एक भयानक खामोशी छा गई। इस मुंहजोर नए आदमी की उदंडता देखकर साहब का मुंह तमतमा उठा। बड़ी कठिनाई से उनके मुंह से निकला, ठीक है, हम देखेंगे। और फिर जाते जाते उन्होंने तीखी दृष्टि से उसकी ओर देखा, जैसे उसकी मुखाकृति को अच्छी तरह पहचान लेने का प्रयत्न कर रहे हैं। चीफ साहब अपने चैम्बर की ओर चल दिए। भीड़ छट गई। हवा में चारों ओर कानाफूसी के विचित्र पर फैलने लगे। बुद्धन की ओर से हटकर लोगों का ध्यान अब उसकी ओर केंद्रित हो गया। उस दिन छुट्टी के बाद लौटते हुए 2-3 नौजवान उसके साथ हो लिए। प्रत्यक्ष रूप में किसी ने भी बीड़ी वाली घटना को लेकर उसकी सराहना नहीं की थी।
यदि उनके व्यवहार और उनकी बातों से उसे लगा जैसे उन्हें यह अच्छा लगा हो और वे उसके अधिक निकट आना चाहते हो। कटघरे से निकलकर एक नौजवान बुदबुदाया, सालों को शक रहता है कि हम टांगों के साथ कुछ बांधे लिए जा रहे हैं, इसीलिए अब यह उछाल कूद का खेल कराने लगे हैं। इनका बस चले तो ये गेट तक हमारी नागा साधुओं की बारात बनाकर भेजा करे। दूसरे ने उसकी बात का समर्थन किया, खीर खाए बामड़ी, फांसी चढ़े सेक, नहीं देखा तो आकर देख। छोटे साहब की गाड़ी के पिस्टन अंदर बदले गए हैं, खुद मैंने अपनी आंखों से देखा। पहले वाले ने आवेश में आकर कहा, चुप। दूसरे नौजवान ने फुसफुसाकर कहा, उसे टोक दिया, टेलीफोन जा रहा है। एक चुस्त चालाक आदमी उनके साथ साथ चलने लगा था। तभी दोनों जवानों ने अपनी बीवियों के बारे में बातें शुरू कर दी। जिस बात की उसे आशंका थी वही हुआ। शायद रात की सारी रिपोर्ट चीफ साहब के पास पहुंच गई थी। चपरासी ने साहब के कमरे का द्वार खोलकर उसे उनके सामने पहुंचा दिया। फिर द्वार पूर्ववत बंद हो गया। साहब ने अपने हाथों से स्टूल उठाकर उसके बैठने के लिए आगे बढ़ा दिया और नरमी से बोले, हम तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रहे हैं। जमाना बुरा है, बाल बच्चे वाले आदमी को ऐसी बातों में नहीं पड़ना चाहिए। अपनी बात की प्रतिक्रिया जानने के लिए साहब ने उसकी ओर देखा। उनके हाथ मेज पर बिछे कपड़े की सिलवटों को सहलाने में व्यस्त थे। साहब की ओर देखकर इस प्रश्न का उत्तर उनकी आंखों में ही झांक पाने का उसका मन हुआ, परंतु काले चश्मे के अपारदर्शी शीशों के पीछे छिपी आंखों के स्थान पर केवल अंधकार गिरा हुआ। ऐसा कोई खतरनाक काम तो मैंने नहीं किया साहब। उसने पेपर वेट के फूलों पर अपनी नजर जमा कर उत्तर दिया। हम जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। कल रात तुम्हारे घर पर मीटिंग हुई थी या नहीं? मानसिक उत्तेजना के कारण साहब दोनों हाथों की अंगुलियों को आपस में उलझाते हुए बोले, दो चार यार दोस्त बैठने के लिए आ जाए तो इसे मीटिंग कौन कहेगा साहब? उसने बात का महत्व कम करने की कोशिश की, मुस्कुराने का अभिनय किया। सुनो जवान, यार दोस्तों की महफिल में गप्पे होती हैं, ताश खेले जाते हैं, शराब पी जाती है, स्कीमें नहीं बनती। इस बार स्वर कुछ अधिक सधा हुआ था। साहब, लोगों को थकान की परेशानी है, छुट्टियों का ठीक हिसाब नहीं, छोटी छोटी बातों पर जुर्माना हो जाता है। यही बातें आपस खर्च करनी थी, यही वहां भी सोच रहे थे। स्वर में दीनता थी, परंतु साहब के चेहरे पर टिकी हुई उसकी तीखी दृष्टि अनजान में ही जैसे इस अभिनय को झुठला रही थी। मैं कौन होता हूँ जो तुम लोग मुझसे यह कहने के लिए आते हो? मैं भी तो भाई तुम ही लोगों की तरह एक छोटा मोटा नौकर हूँ। अपनी दोनों हथेलियों को मेज पर फैलाकर साहब ने कृत्रिम मुस्कान का ऋण लौटा दिया और अपनी कुर्सी पर अधिक आश्वस्त होकर बैठ गए। उनके सामने बैठे व्यक्ति को यह समझौता स्वीकार न हुआ। कृत्रिमता के आवरण को पूरी तरह उतार कर दृढ़ स्वर में वह बोला, तो जो भी हमारी बात सुनेगा उसी से कहेंगे साहब। एकाएक साहब बौखलाकर कुर्सी पर उछल पड़े। तुम लोग बाहर की पार्टियों के एजेंट हो? ऐसे लोग ही हड़ताल करवाते हैं। मैं एक एक को सीधा कर दूंगा। मैं जानता हूं तुम्हारे गुट में कौन कौन है। आइंदा ऐसी बातें मैं नहीं सुनना चाहता। वह चीफ के कमरे से निकलकर अपने काम पर लौटा तो मिस्त्री पास बिठाकर समझाने लगे, इस दुनिया में सबसे मेल जोल रखकर चलना पड़ता है। नदी किनारे की घास पानी के साथ थोड़ा झुक लेती है और फिर उठ खड़ी होती है, लेकिन बड़े बड़े पेड़ धार के सामने पड़ते हैं और टूट जाते हैं। साहब ने तुम्हारी बदली टैंक पर कर दी है। वहां सख्त काम है, वहां सख्त काम है। अब भी साहब को खुश कर सको तो बदली रुक सकती है। उत्तर में उसने कुछ नहीं कहा, उठकर कास्टिक टैंक पर चला गया। टैंक पर काम करने वाले पुराने मजदूरों ने उसे देखकर भी अनदेखा कर दिया। उसे ऐसे लगा कि जैसे वे लोग जानबूझकर उससे पृथक रहने का प्रयत्न कर रहे हों। पुराने पेंट और जंग लगे हुए सामान को कास्टिक में धोया जा रहा था। आगे बढ़कर उसने भी उन्हीं की तरह काम करना शुरू कर दिया। शाम का तक काम का यही क्रम चलता रहा। घर लौटकर उसने अनुभव किया कि हाथ पैर में विचित्र प्रकार की जलन हो रही है। घर पहुंचते पहुंचते अंधेरा घिर गया था। हाथ मुंह धोकर उसने जल्दी जल्दी खाना खाया। जल्दी जल्दी खाना खाया और फिर बच्चे को लेकर आंगन में बिछी चारपाई पर लेट गया। सांझ सांझ अत्यधिक उदास हो गई थी।
बच्चे ने कुछ देर तक उससे खेलने का प्रयत्न किया, लेकिन पिता की ओर से विशेष प्रोत्साहन न पाने पर वह कब माँ के पास चला गया। उसका उसे ध्यान ही ना रहा। जिनकी उसे प्रतीक्षा थी, उनमें से कोई भी